न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम, ये जो इश्यूज है नहीं, इस पे डिस्कशन बार बार हो रहा है। गवर्नमेंट अभी पोल प्रॉमिस कर रही है, अपोजिशन प्रॉमिस कर रही है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम ले आएंगे, ये जो न्यू पेंशन स्कीम है इसको हटाया जाएगा। कब शुरू हुआ था? 2004। तो हमें पहले ही देखो ना, ये डिस्कशन करना कि ओल्ड पेंशन स्कीम आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, सही है या नहीं है, और हो सकता है कि नहीं, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये न्यू पेंशन स्कीम है क्या। और देखो इशू डिस्कस क्यों हो रहा है, अभी रिसेंटली पंजाब की गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी वहां पर है, उन्होंने ये कहा था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। इस टाइम पर बहुत लोग ऑपोजिशन कर रहे हैं, जैसे बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहिए। अभी जैसे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है, जो इलेक्शन यहां पर हुआ था, उसका भी बेसिस कहीं ना कहीं कि ओल्ड पेंशन स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग हैं ना जो मतलब जॉब है, गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं, तो ये इशू फिर फर्दर, जैसे गुजरात के इलेक्शन है, तो ये इशू बार बार उठ के आ रहा है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि नहीं ऐसा। यहां पर अरविंद पनगरिया जी है, इन्होंने क्या कहा है कि वन टाइम पोल्स हो, कि कुछ टाइम जैसे इलेक्शन हो रहा है तो अगर एक टाइम पे आप कोई बेनिफिट दे रहे हो वो चलता है, लेकिन जो रिवाइवल ऑफ पेंशन स्कीम है ये क्या है, ये सिंफुल प्रोपोजिशन है। ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? नीति आयोग के हेड थे, इन्होंने ऐसा क्यों बता रहे हैं, ये एस्पेक्ट्स देखते हैं। इशू क्या है अगर हम इसको समझने की कोशिश करें। इनका मानना है कि जो अभी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं ये कैसा है, ये ना एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो। जो भी अभी बातें हो रही है देखो, क्योंकि 2004 में है ना स्टार्ट हुआ था, तो अभी जो इंडिविजुअल हैं यहाँ पर है ना, हम एक एवरेज एज मान के चलते हैं कि अराउंड 30 इयर्स बंदे अभी जॉब करेंगे, तो उन लोगों का इम्पैक्ट कब आना है कि जब 2034 हो जाएगा, 2034 में इन चीजों का हमको इम्पैक्ट दिखने लगेगा। तो अभी इनका क्या कहना है कि अगर हम इसे लॉन्ग टर्म चीज करते हैं ये सिंफुल है। इसमें पनगरिया क्या कह रहा है? सिंफुल कह रहे हैं, इनमॉरल कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि देखो फ्रीबीज कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट देती है, बट यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि देखो जो इसका इंपैक्ट आएगा ये किस गवर्नमेंट पे आएगा, जो 2034 के टाइम पर होगा। और ये क्या कह रहे हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है ये सरकार के लिए, अभी वाली सरकार पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, जो फ्यूचर में, जैसे हमने देखा कि 2034 में जैसे आम आदमी पार्टी है ये भी बेनिफिट्स दे रहे हैं ना, झारखंड है इसका डिसीजन भी इसके बेसिस पर ही, अभी गुजरात है, तो ये क्या कह रहे हैं 2034 तक इसका इम्पैक्ट आएगा। और इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है वो ये है कि क्या हम इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं, क्या स्टेट्स इसको अफोर्ड कर पाएंगी? क्योंकि ना यहाँ पर एक लाइबिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है। पैसा कहां से आना है? टैक्स रेवेन्यू से। क्या टैक्स रेवेन्यू से इतना पैसा दिया जा सकता है? ये भी एक मेजर क्वेश्चन हमारा रहेगा। नहीं तो देखो इम्पैक्ट क्या होता है ना, जैसे नहीं तो कहीं हम ब्राजील जैसा काम ना हो जाए। ब्राजील में क्या हुआ है, अराउंड 12 to 13% ऑफ जीडीपी जो है ये अपनी पेंशन में जाती है। इसी वजह जो भी प्रेजेंट डे क्राइसिस है वो यहाँ पर चल रहा है। अगर हम यहाँ अपने मतलब अपनी कंट्री में हम देखेंगे, और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है ना, क्योंकि इंडिया में इतना टैक्स कलेक्शन नहीं है, क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं, वो भी एक इशू है। और दूसरी बात ये है कि कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन है जिसको ये 12 से 13% दिया जाएगा हमारा जीडीपी का। तो अब ये अराउंड 3% है ना, 2 to 3% हमारे लोग हैं जो एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब्स में है। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं। देखो इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हम एनपीएस समझते हैं कि ये एनपीएस है क्या, और फिर इसका हम इम्पैक्ट देखेंगे। एनपीएस को समझने के लिए यहां है किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एनपीएस को कब इंट्रोड्यूस किया था? 2004 में। ये सब जो भी जॉब में होंगे उनके लिए, एक्सेप्ट ये आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस पे ये एप्लीकेबल नहीं है। अभी 2018 में इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमारी कैबिनेट ने बहुत सारे डिसीजंस लिए, क्योंकि कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो चेंज लाए जा रहे हैं ताकि वो चैलेंजेस कर्टेल किए जा सके।
कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है ये पहले पता होना चाहिए। इसको रेगुलेट किया जाता है PFRDA, ये है पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ना। पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ये देखती है, और इसमें नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट NPST है, ये PFRD ना के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, और ये ओनर है, मतलब जो फंड्स हैं वो इसके पास रहेंगे। तो ये रजिस्टर्ड ओनर है आपका, जो भी फंड्स रहेंगे NPS के, इसके अंडर रहते हैं। तो यहां पर अगर हम समझें, तो पेंशन फंड्स ना, हमारे PFRDA जो पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कैसी है ये? एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है ना, स्टैट्यूट से बनी है, पार्लियामेंट में एक लॉ पास हुई है, इनैक्टमेंट हुई है, उससे बनी है। और किस चीज के लिए है? ताकि ऑर्डरली ग्रोथ, जो हमारी नेशनल पेंशन सिस्टम है NPS, ये प्रॉपरली फंक्शन कर सके। ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर काम करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। और मेन इसका काम क्या है? अगर हम इसके काम को समझने की कोशिश करेंगे, तो ये जो अपॉइंटिंग है, आपके जितने बेसिकली जो इंटरमीडिएटरीज है ना, जो और एजेंसीज है जिनकी जरूरत है, जैसे हम कहते हैं सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग CRA है, पेंशन फंड मैनेजर्स है, बहुत सा पैसा कलेक्ट किया जाएगा, उसको इन्वेस्ट किया जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा उसको मैनेज करने के लिए लोग चाहिए, वो इसके अंडर होंगे। तो ये प्रमोट करेगी और रेगुलेट करेगी हमारी पेंशन इंडस्ट्री को, जो भी NPS के अंडर हो रही है। इसके अलावा APY है ना, अटल पेंशन योजना, इसके अंडर भी जो प्रोविजंस है वो भी इसकी हेल्प से देखे जाएंगे। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, यहाँ पर जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, इन्होंने अभी रिसेंटली, जो CRA हम कह रहे हैं, तो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के लिए प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इसको चूज किया है। तो ये किस चीज के लिए रहेगी, काम क्या है? अगर हम समझे, तो आपका सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग ये फर्स्ट ऑफ इस काइंड वेंचर रहेगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, है ना, उन जिनको सर्विसेज दी जा रही है, उनके रिकॉर्ड कीपिंग जो NPS के लिए हो रही है, इसके अंडर होगी। जो भी इंडिविजुअल है, ऐसा कहा प्राण है ना, एक टर्म बनाई है प्राण, ये परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है। तो हर इंडिविजुअल को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दिया जाएगा, जिसमें सब्सक्राइबर की सारी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी उसके रिटायरमेंट का अकाउंट है, डाटाबेस है, वो इसके अंदर हम रखेंगे। तो NPS कैसा है अगर हम इसको समझते हैं? NPS एक ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करता है। नॉर्मली देखो, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है OPS में क्या होता है, इसमें आपकी जो एक बार रिटायर हो जाओ, तो 50% जो आपका सैलरी है ना, सैलरी का 50% आपको बाद में भी मिलता रहेगा। लेकिन NPS में क्या हो रहा है, आप खुद कंट्रीब्यूट करोगे, आप अपनी सैलरी का 10% दोगे, और इस 10% में सरकार 14% देगा, और फिर ये एक अकाउंट में चला जाएगा, जहां पर इसको इन्वेस्ट किया जाएगा। जब इसको इन्वेस्ट किया जाएगा, फिर इसके उसके ऊपर जो रिटर्न्स आएंगे, उसके बेसिस पर आपको सैलरी मिलनी है। तो यहाँ क्या हो रहा है, पहले सरकार दे रही थी, अब क्या होगा, मतलब पहले से ही पैसा रख दिया, उस पर जो रिटर्न्स आएंगे वो आपको मिलेंगे, और यहाँ पर कुछ पैसा आप खुद दे रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका ना जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो फंड है, इसको इन्वेस्ट किया जाता है कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिकली पेंशन फंड मैनेजर्स रखे जाएंगे, उनके थ्रू इसको मैनेज किया जाएगा। इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें रहती है। अभी रिसेंटली है ना, एक नोटिफिकेशन निकली थी 31 जनवरी को, उसमें क्या इशू किया गया, मतलब वही कैसे इसको लोगों के लिए ज्यादा ल्यूक्रेटिव बनाया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इन्होंने किया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्सक्राइबर्स रहेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से इंडिविजुअल खुद चूज कर सकता है कि वो किस इंडिविजुअल, एक तरीके से किस पेंशन फंड को यूज करना चाहता है। ठीक है, तो इसमें जो उनका टायर 1 अकाउंट है, इसमें 2 अकाउंट्स होते हैं, टायर 1 और टायर 2 अकाउंट। तो टायर 1 अकाउंट आप कैसे मैनेज करेंगे, कौन मैनेज करेगा, उसके लिए आप चूज कर सकते हो इंडिविजुअल। इसमें जो सब्सक्राइबर है ना, ये अवेलेबल पेंशन फंड्स की जो ऑप्शंस है,
उनको अपनी चॉइस से कर सकता है। और देखो अगर वो चॉइस एक्सरसाइज नहीं करता है तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 3 जो पेंशन फंड मैनेजर्स है वो रखे हुए हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, तो अगर आप खुद नहीं सब कर, मतलब डिसाइड करते कि किसको करना है, तो यहाँ पर 3 पेंशन फंड मैनेजर्स है, एक LIC पेंशन फंड लिमिटेड, फिर एक SBI का है पेंशन फंड लिमिटेड, और फिर एक UTI का है ना, UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशंस। ये 3 है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किस प्रोपोर्शन में इनके पास पैसा देना है, और फिर गवर्नमेंट की गाइडलाइन से इस पैसे को उनके पास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओवर द पीरियड वो उसमें ग्रोथ करेंगे और फिर इंडिविजुअल को पैसे वापस देंगे। इसमें टायर्स है ना, अकाउंट के सिस्टम की बात होती है। देखो अभी जो सब्सक्राइबर है ना, वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्कीम कैसे कैसे कर सकता है, ये चॉइस दे दी गई। एक तो डिफॉल्ट स्कीम है, आप कुछ मत करो, प्रीडिफाइंड वे में LIC, UTI और आपका SBI, ये प्रीडिफाइंड प्रोपोर्शन में पैसा डाल दिया जाएगा। या फिर आपकी स्कीम G है, इसमें 100% पैसा जो है वो गवर्नमेंट बोर्ड के अंदर होगा। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर आप पैसा रखते हो, इससे क्या फायदा होता है, ये थोड़ा सिक्योर रहता है गवर्नमेंट बॉन्ड ना, तो बट वो ये कि रिटर्न थोड़ा कम है ना। फिर इसमें स्कीम LC50 है, इसके अंदर जो 50% पैसा है इसको आप मतलब कैप लगा दी जाएगी कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट आप 50% आपकी टोटल एसेट का किया जाएगा। और वैसे LC25 है, इसमें आपकी असेट का 25% इसको इन्वेस्ट किया जाएगा इक्विटी के अंदर। तो ये 3 तरीके हैं, है ना, 3 ऑप्शंस रहेंगी। इसमें स्पेसिफिकली अगर हम देखें कि जो टायर 2 टायर के अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूं, तो स्ट्रक्चर NPS का 2 टायर में देखो, जो टायर 1 अकाउंट होता है ये नॉन विड्रॉएबल परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट है। इसमें क्या होगा कि एक बार जो पैसा डाल दिया है ना, वो इसमें डल के अब आपको उसके बेसिस पर पैसा मिलता रहेगा, ठीक है ना, उस पर इंटरेस्ट है एक तरीके से जो पैसा आपको मिल रहा है, और इससे आप पैसा नहीं निकालते। यहाँ पर जो डिपॉजिट तो एक्यूमुलेशन है, इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो देखियो इसमें कैसा रहेगा, तो अराउंड 40% पैसा इसमें जाता है, और बाकी टायर 2 एक अकाउंट का मतलब प्रोविजन है। इसमें क्या है, ये पैसा आप वॉलेंटेरिली जब चाहे निकाल सकते हो। इसको वॉलेंटरी विड्रॉएबल अकाउंट कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये जो अकाउंट है ना, तो जैसे आपका एक्टिव टायर 1 अकाउंट होना चाहिए पहले, फिर इसमें पैसा डाला जाएगा, ठीक है। तो विड्रॉल्स है ये परमिटेड है, इस अकाउंट से आप सब्सक्राइबर चाहे जब भी उसको जरूरत पड़ती है वो क्लेम कर सकता है। तो 2 अकाउंट्स रहेंगे हमारे इसके अंदर। यहां पर देखो बेनिफिशियरीज कौन कौन है, कौन कौन इसके अंडर आ सकते हैं। तो जितने भी सिटीजन है ना, मई 2009 के बाद जो भी सिटीजन है इंडिया के अंदर, है ना, रेजिडेंट भी हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं, दोनों। तो इंडिविजुअल सिटीजन इसका पार्ट हो सकते हैं। एज ग्रुप 18 to 65 इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 70 कर दिया है, बट वैसे 18 to 65 है। इसमें जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो बाहर रह रहे हैं, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या कार्ड होल्डर, देखो एक NRI अलग है, जिसे हम कहते हैं नॉन रेजिडेंट, वो तो कर सकता है, बट ओवरसीज सिटीजन की हम बात करते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात करते हैं, कार्ड होल्डर्स होते हैं, यानी या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये अपना NPS अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहां पर क्या ये हमको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें एक SBI का रिसर्च ग्रुप है ना, इसमें इकोवॉक, है ना, इन्होंने NPS की परफॉर्मेंस देखी थी कि जो NPS के रिफॉर्म्स हैं, है ना, ये इकोनॉमिक्स के लिए अच्छे क्यों है, इस एस्पेक्ट पे डिस्कशन हुआ था। इस रिपोर्ट को हम देखते हैं, है ना, SBI रिसर्च इकोवॉक। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या कुछ फैक्ट्स बताए जा रहे हैं जो NPS के से OPS में अगर जाते हैं तो ये इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखो तो यहाँ पर क्या बात होती है, जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन्होंने रिवर्ट बैक कर दिया है ना, ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ। ओल्ड पेंशन स्कीम को पे एज यू गो, PAYG स्कीम भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो पे एज यू गो स्कीम भी इसे कहा जाता है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, 2004 से पहले, है ना, इंडिया के अंदर भी ये चल रही थी स्कीम, है ना, पे एज यू गो स्कीम जो हम बात कर रहे हैं। और बहुत सी कंट्रीज अगर हम देखें ना, प्रायर टू 1990s बहुत कंट्रीज ने इसको अप्लाई भी करके रखा हुआ था, बट ओवर द पीरियड हम क्या देख रहे हैं कि कंट्रीज इससे
हट रही है, ठीक है, एक चेंज लाने की कोशिश कर रही है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, है तो ये एक, अगर इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसके लिए तो एक बेनिफिशियल चीज है ना। उसके लिए बेनिफिशियल चीज क्यों है? क्योंकि देखो, उसको तो पे नहीं करना पड़ रहा है, जो फ्यूचर जनरेशंस है उनको पे करना पड़ेगा। ये डेट किनके पास? उनके ऊपर पड़ेगा। तो यहां अगर हम बात करते हैं, देखो डिफरेंशिएशन आ रही है कि जो हमारी पे एज यू गो स्कीम होती है ना, इसमें आपको कोई भी एक्यूमुलेटेड फंड नहीं चाहिए, या कोई स्टॉक या सेविंग नहीं चाहिए पेंशन ऑब्लिगेशन देने के लिए। इसमें क्या हो रहा है, जब भी आपको पेंशन देनी है उस टाइम पर वो फिस्कल बर्डन की तरह आएगा, ठीक है। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अट्रैक्टिव डिस्पेंशन है, क्योंकि पेंशन किटी की तरह लोगों को दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक होता है, लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और उनको जिताएंगे इलेक्शन में। तो इलेक्शन के लिए ये यूज किया जा सकता है। तो अगर हम इस चीज को समझे, पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या ये फिजिकली वाइबल है, जो ये हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं अभी। ऐसा क्यों? क्योंकि है ना, जो ट्रेंड है पेंशन लाइबिलिटी में, अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं ओवर द पीरियड, ये कैसे चेंज हो रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है, ये समझना है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट है ना, इसमें एक शार्प इंक्रीज हो रहा है आपका जो अमाउंट ऑफ मनी जो देना है स्टेट को। इसमें क्या है, अगर आप देखोगे है ना, इसमें CAGR हम कहते हैं, ये क्या होता है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो हर स्टेट में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो जैसे 12 साल का पीरियड अगर हम देखें, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2022 जब एंड किया तो 34% था ये सारी स्टेट्स के लिए। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 में समझने की कोशिश करें, तो जो पेंशन आउटगो है, देखो दो चीजें होती है। एक क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट जो एक साल में पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, तो अगर आउटगो है परसेंटेज रेवेन्यू रिसिप्ट का, ये अराउंड 13.2% है सारी स्टेट्स का अगर हम कंबाइन करेंगे, और 29.7% है हमारे टैक्स रेवेन्यू का। तो एक बड़ा चंक है जो अमाउंट हमें ऐसे देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर 56% जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है स्टेट का, देखो हम एक शब्द यूज करते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर। कमिटेड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी और पेंशन पेमेंट में जाता है, ये पैसा कमिटेड है, देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो ये पैसा है, जो हम कमिटेड एक्सपेंडिचर की बात कर रहे होते हैं, तो 56% हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर है। और ये कैसे मेट आउट किया जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट से, जो साल में स्टेट अर्न कर रही है, वहां से ये पैसा दिया जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो हमारा जो कमिटेड एक्सपेंडिचर स्टेट्स का रहेगा एज परसेंटेज ऑफ ओन रेवेन्यू रिसिप्ट। जो स्टेट है, स्टेट एक साल में कितना कमा रही है, तो उसका जो अपना रेवेन्यू रिसिप्ट है उसका कितना परसेंटेज है, अगर हम इसको देखें तो 125%। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो आपको कमिटेड अमाउंट ऑफ मनी देना है, जो आप कमा रहे हो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, उसका 125 मतलब उससे भी ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। और अगर लार्जर स्टेट्स की बात करें तो आपका कमिटेड एक्सपेंडिचर कितना हाई जा सकता है, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो अराउंड 80% तक भी जा सकता है। केरला 73%, वेस्ट बंगाल 73.7, आंध्रा 72.2। तो ओवरऑल कमिटेड एक्सपेंडिचर स्टेट के अंदर हाई है, बहुत पैसा देना पड़ रहा है। तो अगर हम इस चीज को समझे कि जो हमारा है ना कमिटेड एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि साल में जो पैसा आएगा, और ये कितना हाई हो सकता है ना, 149 से 191%। तो देखो सिर्फ देखो सारा तो नहीं देख रहे, अभी हमने क्या देखा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कुछ कैपिटल रिसिप्ट्स भी होती है, ठीक है ना। तो ओवरऑल बजट के, अभी सिर्फ हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स का कंपैरिजन देखें तो साल में जो पैसा आ रहा है तो 149% तक, तो मतलब जो 49% है वो कहां से आएगा? 100 तो चलो बराबर हो गया। और भी तो काम करने स्टेट ने। तो एक ये क्वेश्चन है कि कहां से हमारा जो पेंशन लाइबिलिटी है इसको फुलफिल किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो फेस करते हैं, पे एज यू गो फाइनेंसिंग। इसमें क्या होता है, लो है ना, इसमें लॉन्ग रन कॉस्ट ये पेंशन ऑब्लिगेशन की रहती है। इसमें देखो पहली बात समझने की क्या है कि ये कैलकुलेट करना कि कितना पैसा लगेगा, ये भी अपने आप में इशू है। देखो एक शब्द यूज किया जाता है, इम्प्लिसिट पब्लिक पेंशन डेट। इम्प्लिसिट पब्लिक पेंशन डेट का क्या मतलब है कि
ये पैसा जो उस टाइम पे देना पड़ेगा जब पेंशन देनी है, क्योंकि देखो अभी तो इंडिविजुअल काम कर रहा है, जब वो इंडिविजुअल जॉब में लगा, अब कुछ साल वो काम करेगा, जितने ज्यादा साल काम करेगा उतनी ज्यादा उसकी सैलरी बढ़ेगी, जितनी सैलरी बढ़ेगी उसका 50% उसका ओपीएस में जाता था। तो वो जो अमाउंट है ना, तो कितना देना है, देखो बहुत फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। इसीलिए ना, जैसे अगर हम इस चीज को समझे कि फ्यूचर स्ट्रीम में कैसे इम्प्लिसिट डेब्ट को ना कॉम्प्लिकेटेड है बहुत फाइंड करना, क्योंकि एक जो वर्कर है, रिटायरी है, पहले तो नंबर कितना, कब वो इंडिविजुअल लगा, तो एंट्री एज वर्कर की ये भी मैटर करती है। इसके अलावा कितने सालों तक रहेगा, एवरेज बेनिफिट का उसको साइज कितना है, इसके अलावा रिटायरमेंट एज और डिस्काउंट रेट, ये सारे एस्पेक्ट्स हमको इसको कैलकुलेट करने के लिए लगेंगे। और अभी देखो क्या हमारे पास ये भी कोई ऐसा ना बेसिस है कि कितना पैसा देना है, पहले तो ये कैलकुलेट करना ही बहुत मुश्किल है। कि मान लीजिए हम ये कहते हैं कि 2034 में हमने अगर सब लोगों को पेंशन देनी है, तो उस टाइम पर हमको उस साल में कितनी पेंशन देनी है, ये जो हमारा इम्प्लिसिट हो गया, ये पब्लिक हमारा पेंशन डेट देना ही पड़ेगा ना उस टाइम पर, तो डेट की तरह हो गया, आपको देना पड़ेगा, तो ये कैलकुलेट करना भी टफ है ना। और इसको समझे अभी जैसे इम्प्लिसिट पेंशन डेट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, है ना, मेथोडोलॉजी यूज तो की जा रही है, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम है एनपीएस, इसका डाटा अगर हम देखें, एक्चुअली हमारे पास ये भी प्रॉपरली स्टेट लेवल पार्टिसिपेशन का अवेलेबल नहीं है ना, कि कितना पैसा, तो एनपीएस में भी इशू चल रहा है। और जो कंसोलिडेटेड डाटा है एनपीएस ट्रस्ट का, वो क्या इन्फॉर्म करता है कि हमारे पास कितने लोग हैं, 55.44 लाख कॉन्ट्रीब्यूटर्स स्टेट लेवल पे ऑलरेडी हमारे पास एज ऑफ फरवरी 2022 हैं। ये वो लोग हैं जो 2004 के बाद है ना इसमें ज्वाइन कर चुके हैं, उससे पहले वालों के लिए ओपीएस चल रहा है। तो यहां पर अगर हम अज्यूम करें कि जो स्टेट है वो माइग्रेट कर जाती है ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ, ठीक है, तो उस टाइम पे जो एंट्री लेवल के है ना एज अगर हम 28 भी मान के चलते हैं, तो 5% इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी करके चले, तो जो करंट प्रेजेंट वैल्यू है ये अराउंड 13% ऑफ जीडीपी उस टाइम पर हो जाएगी। और डिस्काउंट है ना, ये करंट जीसेक के साथ करेंगे 40 साल में, तो इम्प्लिसिट पेंशन डेट इतना हो जाएगा कि इसको डेट ना फंड कहां से करेंगे, है ना, ये एक क्वेश्चन है कि हम इसकी फंडिंग इतनी कहां से कर सकते हैं। इसी बात पे ना एक्चुअली जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने हमको वार्निंग दी थी कि पे एज यू गो स्कीम है ये इलिसरी है। स्पेसिफिकली देखो क्यों, जिस समय पर पॉपुलेशन यंग होती है, ठीक है, उस टाइम पर ये बहुत इजी होता है करना। जैसे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन अभी यंग है, एक डेमोग्राफिक बल्ज की हम बात करते हैं, वो जो बल्ज है इस वजह से यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, बट वही है धीरे धीरे कभी तो वो भी मतलब एज करेंगे, उस टाइम पर उन सब का बर्डन उस यंग पॉपुलेशन पे आना है, जो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे हम गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स चल रही है, जिस वजह से फैमिली प्लानिंग हो रही है, जिस वजह से ओवरऑल पॉपुलेशन कम हो रही है, तो यहाँ पर तो इम्प्लिसिट पेंशन डेट ये एक्सप्लोड करने लग जाएगा। फर्दर एक और क्वेश्चन है हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल का, है ना, हमारी जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो स्ट्रक्चरल चेंज ला रही है, हमारी फर्टिलिटी ओवरऑल डिक्लाइन कर रही है, तो मतलब बच्चे कम पैदा होंगे और लॉन्जेविटी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अच्छी बात है, लोग लंबा जी पा रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसे लोगों को आपको जैसे सदर्न स्टेट्स अगर हम देखें, तो सदर्न स्टेट्स ज्यादा ओल्ड हो रही है कंपैरेटिव टू नॉर्दर्न स्टेट्स, क्योंकि पॉपुलेशन का जो कंट्रोल है सदर्न स्टेट्स ने ज्यादा जल्दी शुरू कर दिया था। तो अगर हम इस चीज को समझे, तो इंडिया की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है इसमें एजिंग इंडेक्स, ये ना राकेश मोहन जी है उन्होंने करा था इसको 2004 में, तो इसमें क्या है ये एजिंग इंडेक्स, नंबर ऑफ पर्सन जो 60 साल से ऊपर या अबव है ओवर पर 100% अंडर एज ऑफ 15 ना। ये दो एस्पेक्ट्स हम देखते हैं, डिपेंडेंट पॉपुलेशन होता है, एक क्या होता है 60 साल के लोग, है ना, 60 साल से अब हम क्या मान रहे हैं डिपेंडेबल पॉपुलेशन, दूसरा 15 साल से जो छोटे हैं, है ना, ये लोग, तो ये कितना है लाइकली ये हो जाएगा 2036 तक 76, ठीक है, 76 तक ये पहुंच जाएगा, जो अभी कितना है प्रेजेंट वैल्यू 40 है। तो ओवर द पीरियड बढ़ रहा है हमारा एज्ड पॉपुलेशन। इसके अलावा जो ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो की अगर हम बात करते हैं, डिपेंडेंसी कौन है 60 साल से ऊपर के लोग पर 100%, जो 15 है ना से 59 ईयर्स तक देखे जाते हैं, तो ये टच करेगा 23% बाय 2036, जो करंटली अभी 16% है। तो अगर हम दोनों एस्पेक्ट देखें, एक ओल्ड एज है ना उनका, क्योंकि देखो जीरियाट्रिक केयर में बहुत खर्चा होता है,
ठीक है, तो वो एस्पेक्ट्स भी देखने हैं। तो 2050 तक इंडिया की पॉपुलेशन 164 करोड़ हो जाएगी, जिसमें से 32 करोड़ हमारे 60 साल से ऊपर वाले लोग होंगे। अब इन लोगों को बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, ठीक है ना। और ये जो बेनिफिट, जो ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो है, इससे जो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है उनके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तभी ये चीज कंसीडर की गई थी एनपीएस में कि जब इंसान काम कर रहा है अपनी, है ना, जब वो वर्किंग है उस टाइम पर ही कुछ अमाउंट अलग से रखा जाए, प्लस कुछ अमाउंट गवर्नमेंट दे, ताकि फ्यूचर में, क्योंकि जब हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो बल्ज है वो कम हो जाएगा, उस टाइम पर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसका रिटर्न उनको मिल सकता है। अदरवाइज फिर ये चीज क्वेश्चन होती है। यहां पर बाकी इन सब फैक्टर्स को देखते हैं, गवर्नमेंट ने इसको मूव किया था, लेकिन हाँ 2 स्टेट्स हैं इन्होंने अप्लाई नहीं किया था, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु है ना, इन्होंने इसको अप्लाई नहीं किया था। बाकी गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो स्टार्टिंग में, और ऐसा नहीं था कि उस टाइम पर कोई, देखो वॉलंटरी था जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, बट हाँ लॉजिक सबको ठीक लगा, इस वजह से सारी स्टेट्स ने इसको अप्लाई कर दिया था, सिर्फ 2 स्टेट को छोड़ के, है ना, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, वो सोशलिस्टिक टेंडेंसी स्टेट की है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया था। तो अगर अभी हम समझे, तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इन्होंने बहुत सारे टेस्ट स्टेप्स लिए हैं इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। देखो ये कैसे एनपीएस को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया कि अभी जैसे 10% इंडिविजुअल देगा, गवर्नमेंट उसके लिए 14% देगी, तो कंट्रीब्यूशन के लिए बढ़ाने की वजह से, ताकि लोग इसके लिए अट्रैक्ट हो। बाकी देखो कुछ ऐसा हुआ था ना कि स्टेट्स ने गैप लिया था, वो टाइम जो लगा था, ठीक है ना, बीच में की कई स्टेट्स नहीं आए, तो वो जो डिले है ना, उसको भी कॉम्पनसेट करें। कोई भी नॉन डिपॉजिट या डिलेड डिपॉजिट हो रहा है कंट्रीब्यूशन का 2004 से 12 के बीच में, उस पीरियड को भी ये इंक्लूड करेंगे। और जो एम्प्लॉय है इनके पास देखो अब एक्सक्लूसिव राइट दे दिया गया है, या तो आप खुद फंड मैनेजर चूज करो, या फिर गवर्नमेंट ने जो चूज किया है उसके बेसिस पे आप फंड मैनेजर ले सकते हो, जैसे 3 फंड मैनेजर गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एस्पेक्ट भी ऐड किया गया है। इसके अलावा ये बेसिकली सारी पॉइंट्स हैं कि गवर्नमेंट इसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रही है। कैसे, तो अभी एडिशनल ईयरली टैक्सेबल रिबेट 50,000 का, जो 60% आपका कॉर्पस में इसका टैक्स फ्री रहेगा। और इसके अलावा जो एंट्री एज है ना, हमने देखा तो यहाँ बढ़ा दी गई है, ये 70 ईयर्स कर दी गई है अगर कोई एंट्री भी करना चाहता है एनपीएस के अंदर। तो ये सारे रिफॉर्म्स है ताकि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। फर्दर इसको एनपीएस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, एसएमई है, एमएसएमई सेक्टर है, इसमें भी इसको इंक्लूड किया जाए, ठीक है, एम्प्लॉइज को कवर किया जाए। इसके अलावा जैसे कंपनीज है इनको मैंडेटरी कर दिया गया, 20 एम्प्लॉय से ऊपर कोई भी है, देखो ईपीएफओ तो फाइल करना पड़ता है ना, यहाँ पर इसको फ्लेक्सिबल कि वो एनपीएस कर सकते हैं, या फिर ये ईपीएस और ईपीएफ और एनपीएफ के बीच में उनको ऑप्शन दी जा सकती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है ये टैक्स बेनिफिट है ना, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो टायर 1 का है, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग 10% है बेसिक का, जो आपका डियरेंस अलाउंस है 14 बेसिक और डियरेंस अलाउंस। तो हम यहाँ क्या चाह रहे हैं कि ये एट पार विद सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाए। और फाइनली गवर्नमेंट इसको टायर 2 टैक्स सेविंग स्कीम्स में भी, जो सेकेंड अकाउंट है उसमें भी ये बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो जो एसबीआई के इकोनॉमिस्ट हैं ये क्या कह रहे हैं कि वी शुड नॉट कमिट फिस्कल हाराकिरी। देखो फिस्कल हाराकिरी क्या होता है, जापान में सुसाइड कर लेते हो तलवार से ना, तो जो खुद सुसाइड नहीं हो ना कि ऑनरफुल डेथ करना, वो चीज तो वो हाराकिरी कही जाती है। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि कमिट शुड नॉट कमिट फॉर फिस्कल हाराकिरी फॉर द क्वेस्ट ऑफ पॉपुलिज्म। लोगों के थोड़ा सा ऐसा ना कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हमको पॉपुलिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज ये डिजास्टर्स हो जाएगा हमारी कंट्री के पोटेंशियल के लिए, और जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए एक बड़ा बर्डन बन सकता है, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव है जो बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग, तो एक अंडरस्टैंडिंग की ओवरऑल अगर हमारे पास पैसा आ रहा है ना, जो अगर हमको पेंशन देनी है तो इतना अमाउंट, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि स्टेट की रेवेन्यू रिसिप्ट्स के कंपैरिजन में जो पेंशन देने का अमाउंट है वो धीरे धीरे ओवर द इयर्स बढ़ता जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये कि ये कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि जो इम्प्लिसिट
कितना मनी है ना, कितना उस टाइम पर डेट हमारा होगा, इसकी कैलकुलेशन हम किस बेसिस पे करें। और तीसरा, यहां पर हमको ये समझना है कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, वो चेंज हो रहा है, हमारा जो स्ट्रक्चरल चेंज पॉपुलेशन में हो रहा है, इसको हम कैसे फुलफिल करें, या वो जो चेंज आ रहा है इस वजह से अगर हम कंटिन्यू करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, तो वो जो बच्चों के ऊपर प्रेशर आ रहा है उसको कैसे रिड्यूस करें। तो ये एस्पेक्ट समझने हैं। हाँ, अगर इनका आंसर हमारे जो भी पार्टी ये बात कहती है ना कि मतलब बस हमको इसका सोल्यूशन निकालना है कि ये जो प्रॉब्लम है, मान लीजिए हम ओपीएस में जाते हैं तो ये इश्यूज आएंगे, इन इश्यूज का सोल्यूशन कैसे किया जा सकता है। फर्दर अगर हम देखें कि जो एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम है, इसके है ना बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे। सिंपल है ना, सब्सक्राइबर है, ये अपना अकाउंट खोलेंगे, एक प्रान उसको मिल जाएगा। रेगुलेट किया जा रहा है, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये इसको मैनेज कर रहे हैं। और जो पर्सन है ना, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए प्लान कर सकता है अपने ओल्ड एज में। और फर्दर सब्सक्राइबर है, इसको टैक्स में डिडक्शन मिल रहा है जो 80 CCD के अंडर रहेगा। तो इन जनरल अगर हम समझने की कोशिश करें कि जब एनपीएस को प्लान आउट किया गया था तो ये बेनिफिट्स थे। और हाँ, अगर हम इससे वापस ओपीएस की तरफ जाते हैं, इमीडिएट तो देखो एक बेनिफिट है, अगर हम इसको समझे ना, कि जो हम बात कर रहे हैं कि 14% अभी गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है, ये पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि देखो ना, कोई भी ऐसा कैसे कह सकता है कि हम दे देते हैं। बस ये है कि वो जो 14% अमाउंट फिलहाल देना पड़ता है ना आपको एनपीएस के लिए, वो नहीं देना पड़ेगा। बट हाँ, ये चीज है कि ओवर द पीरियड, जब ये जो लोग जैसे 2004 के लोग हैं, 2034 अगर मतलब 3 साल भी किसी ने जॉब किया, जब वो लोग रिटायर होंगे उस समय पर, है ना, जो वर्किंग लोग होंगे उनके द्वारा जो टैक्स इनकम कलेक्ट की जा रही है वो पे करनी पड़ेगी। तो फिर वही हमको देखना पड़ेगा कि हमारी स्टेट हमारे रिसोर्सेज कैसे इतने ग्रो कर पाए कि उस टाइम पर अगर इतना पेंशन का रिक्वायरमेंट रहेगा तो उसको कैसे फुलफिल करना है। तो इन प्रॉब्लम्स के ऊपर हमने सोल्यूशन देखना है। ठीक है।